नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस समय दोस्तों हम मिलते हैं रोजाना और बात करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो एक बार फिर से मैं आपको ये भी याद करवा देना चाहूँगा कि साइकोलॉजी एसएसटी का जो पूरा सिलेबस है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की वीडियो लेक्चर और उसके एमसीक्यूज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उनकी पीडीएफ भी उपलब्ध है। ये आप देखोगे इन वीडियोस को तो आपका पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस है से इन वीडियोस को देख करके जो अपना सिलेबस कर सकते हैं। वीडियो के जो लिंक हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इन्हीं के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस समय हम बात किया करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर की, यानी अभी जो हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की है शुरू की है, उसमें आज अपनी बात करने वाले हैं वैदिक काल यानी वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में। आज के प्रश्नों की संख्या रहेगी 50, यानी 50 वैदिक काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपने अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि रीट का बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी और विश्वास के साथ। तो चलिएगा मिलते हैं प्रश्नों के अंदर और शुरू कर देते हैं हम आज के टेस्ट को। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपने बहुत बार इसको पढ़ रखा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको आए या न आए, हमेशा आपको इस क्लास में यही कहा करता हूँ, कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि जो आपकी तैयारी है उसका पता चल सके आपने कितना सीखा है। तो दोस्तों ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद या फिर गीता या फिर रामायण, इनमें से जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। मुंडकोपनिषद जो है ये वो पुस्तक है जिसमें सत्यमेव जयते यानी जो हमारा राज चिन्ह है सत्यमेव जयते जो आप पढ़ते हैं वो आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से उसको लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दूसरा हमारा प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति जो है उसमें आर्य शब्द का अर्थ है, यानी इस आर्य शब्द का अर्थ क्या हुआ करता है। ईश्वर में विश्वास करने वाला एक वंशानुगत जाति है, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला है या फिर एक उत्तम व्यक्ति है। दोस्तों आपको बताना है ये जो आर्य शब्द है इस आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस शब्द का जो अर्थ होता है वो है उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्य, यानी आर्य को ही हम उत्तम व्यक्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों तीसरा हमारा प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। दोस्तों कौन सा ऐसा वेद है जिसमें इन चीजों का वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, सही आंसर है हमारा नंबर 4। किसमें है, अथर्ववेद के अंदर है, यानी अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। आगे बढ़े चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये 6 जो भिन्न भारतीय दर्शन हैं इनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। दोस्तों किस काल में आपको ये देखने को मिलते हैं, वैदिक युग में मिलते हैं, गुप्त युग में मिलते हैं, कुषाण युग में मिलते हैं या फिर मौर्य युग में मिलते हैं। दोस्तों इनकी जानकारी हमें किस युग में प्राप्त होती है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, वैदिक युग में। कौन से युग में दोस्तों, वैदिक युग में। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी शासन प्रणाली थी दोस्तों, निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंशानुगत राजतंत्र। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। कैसा था दोस्तों, गणतंत्र की जो शासन प्रणाली है वो इस समय हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की तरफ। वैदिक युगीन सभा जो थी वो क्या थी दोस्तों, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा हुआ करती थी। दोस्तों वैदिक युगीन सभा जो है वो क्या हुआ करती थी दोस्तों, किसे कहते हैं हम, क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। वैदिक युगीन सभा क्या हुआ करती थी, मंत्री परिषद हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है,
ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। यानी यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी जो जानकारी है हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है दोस्तों? ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ या फिर यजुर्वेद। दोस्तों फटाफट से बताइएगा क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, यजुर्वेद से हमें इन विधि विधानों की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रय में इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मा सूत्र या फिर उपनिषद। तो दोस्तों क्या सही आंसर हमारा चेक करिएगा, वो है नंबर 1 भागवत। ये जो तीनों हैं वो प्रस्थान त्रय में शामिल माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर केन उपनिषद में दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 कठोपनिषद में। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4 बलि एवं कर्मकांड। अगला हमारा प्रश्न है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या फिर जैमिनी ने। न्याय दर्शन को प्रचारित करने का कार्य किसने किया था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 महर्षि गौतम ने। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में आपको मिलेगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवत गीता। गायत्री मंत्र आप सभी ने सुना भी होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इसका महत्व भी है दोस्तों। सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 1। किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ बसे थे दोस्तों? सामातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या फिर पांचाल में। सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 3। कहाँ बसे थे? पंजाब में। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन से देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 1, यानी इंद्र देवता के लिए ही ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ वो है नंबर 1, प्रकृति की उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो आपको मिलेगा वो प्रकृति की उपासना मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18, 19, 20, 21। पुराणों की संख्या कितनी है? कितने होते हैं पुराण दोस्तों? तो सही आंसर हमारा नंबर 1। उम्मीद करता हूं ये सभी का सही होना ही चाहिए ना। कितने थे? 18 थे। इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है दोस्तों? इनमें से 4 जो ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बताना है वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और भगवत गीता। सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4। भगवत गीता जो है वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ये जो 3 हैं ये वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो हमें किस उपनिषद में मिलता है?
चारों आश्रमों का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में हुआ? मुंडकोपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर जाबालोपनिषद? सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4, जाबालोपनिषद के अंदर चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम जो हमने पढ़ा होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की जब अपनी बात करते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी, यानी न मारने योग्य, अघन्य शब्द है ना। सही आंसर दोस्तों चेक करिएगा वो है नंबर 3, गाय। अगला हमारा प्रश्न है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, प्रवृत्ति संहिताएं, ब्राह्मण या फिर उपनिषद? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4, उपनिषद में। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या हुआ करता था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के लिए वो क्या किया करते थे दोस्तों? कृषि, शिकार, शिल्पक्रम या फिर व्यापार? सही आंसर चेक करिएगा दोस्तों वो है नंबर 1, कृषि। तो प्राचीन काल में आर्य जो हैं वो जीविकोपार्जन के लिए खेती किया करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो, गेहूं, चावल, तंबाकू? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 4, तंबाकू जो है जब पुर्तगाली आए थे भारत में तब आया था। तो तंबाकू का संबंध जो है वो वैदिक काल से किसी प्रकार से नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वो प्राचीन वेद या वो वेद जिसमें प्राचीन वैदिक युग की जो संस्कृति थी ना उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। चारों वेदों के नाम आपके सामने हैं, उनमें से बता दीजिएगा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है वो है नंबर 1, ऋग्वेद जो है वहाँ पर पुरानी संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ अपने किसे मानते हैं, यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ हम किसे मानते हैं? सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4, सामवेद को। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन का अंतिम लक्ष्य किस पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष? जीवन का अंतिम लक्ष्य, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है दोस्तों? सही आंसर हमारा 4, मोक्ष की प्राप्ति के बाद में जिस प्रकार से जीवन और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको रीट नामक परीक्षा को पास करना है। फिर आपका पुनर्परीक्षा का जो क्रम है उससे छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। तो रीट की तैयारी इतनी अच्छे से आपको करनी है कि इसी बार आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। पूरा ध्यान आपका परीक्षा की तैयारी में होना चाहिए, तभी ऐसा संभव है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। इनमें से वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो कौन कौन से थे? सही ढंग से ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सही आंसर है दोस्तों नंबर 4, अग्नि, इंद्र और सोम। ये जो 3 देवता हैं ये वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, इंद्र और सोम। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद के नवम मंडल के मंत्र में किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का नवा मंडल जो है वो किस देवता को समर्पित है? अग्नि, इंद्र, मित्र और सोम? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर?
सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4। किस देवता को समर्पित है? सोम को। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों? 8, 9, 10, 11। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3, 10। कितने मंडल हैं? 10। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य है, ब्राह्मण कर से मुक्त न थे, प्राय कर का भार वैश्य समुदाय पर था, शूद्रों की स्थिति शोचनीय थी और बाल विवाह प्रचलित था। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है इनमें से फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। ऋग्वेद काल के विषय में सत्य क्या है दोस्तों? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2। ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इनमें से आपको बताना है। दक्षिण भारत, पंजाब, मध्य भारत, सप्त सिंधु प्रदेश। सही आंसर है हमारा दोस्तों वो है नंबर 4, सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, क्योंकि इसका वर्णन भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था कहलाते थे अंतेवासिनी, सद्यो विहारी, सद्योवधू या फिर पुनर्भू। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3, उसे हम कहते थे सद्योवधू। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम अभिव्यक्त हुई थी। भक्ति की जो अवधारणा है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, श्वेताश्वेतर उपनिषद में या फिर छांदोग्य उपनिषद में? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 3। भक्ति जो शब्द है या भक्ति की अवधारणा श्वेताश्वेतर उपनिषद में हमें मिलती है। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास में हुआ करता था? देखिएगा दोस्तों, पूर्व वैदिक काल की बात करें, भूमि का जो स्वामित्व है किसके पास होता था? निजी व्यक्ति, छोटे परिवार, संपूर्ण कबीले या इनमें से किसी के पास में भी नहीं। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3, संपूर्ण कबीले के पास। अगले प्रश्न को देखिएगा, किस नदी के तट पर दशराज्य युद्ध हुआ था? इन चारों में से आपको बताना है वो नदी जिसके तट पर दशराज्य युद्ध हुआ था। परुष्णी, वितरुता, सरस्वती या फिर सिंधु। सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 1, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था दशराज्य युद्ध। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनमें से पहली जो ऋचा है वो किस देवता को समर्पित है? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 1, अग्नि। किसको समर्पित है? अग्नि को। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? देखिएगा दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं हम, औषधि की जो वनस्पतियां हैं उनके विषय में सूचना किस वेद में पढ़ने को मिलती है? चारों वेदों के नाम आपके सामने हैं, बता दीजिएगा फटाफट से। सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 2, अथर्ववेद में हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? व्यापार, कृषि, शिकार, पशुपालन। सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4। आरंभिक जो वैदिक कालीन आर्य थे उनका व्यवसाय क्या हुआ करता था? पशुपालन। जैसा क्वेश्चन आया दोस्तों उसी क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर भरना होता है। आर्य मूल निवासी थे, कहाँ के निवासी माने जाते हैं? मध्य एशिया, यूरेशिया, अमेरिका, चीन। सही आंसर दोस्तों हमारा नंबर 1 है, मध्य एशिया के मूल निवासी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन हुआ करता था? राजा सबसे ऊपर होता था, उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था वो कौन था? सेनानी, पुरोहित, पुराण या फिर जातक। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 2, पुरोहित हुआ करते थे।
कौन सा महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था? पुरोहित। आगे बढ़े, किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों आपको ये बताना है। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। वेद त्रयी क्या है दोस्तों? वेद त्रयी किसे कहते हैं? ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से सही ऑप्शन का चयन कीजिएगा। यहाँ जो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद है जो इसमें शामिल नहीं होता। चारों वेद में से अथर्ववेद को निकाल देना तो आपके पास में क्या आ जाएगी? वेद त्रयी। आंशिक रूप से गद्य में कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 2 है यजुर्वेद, आंशिक रूप से गद्य में है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 4, जाबालोपनिषद में मिलता है सर्वप्रथम उल्लेख। आगे बढ़ें, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदथ नामक संस्था भी होती थी और कहा गया है स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। विदथ का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है दोस्तों? तो यहाँ जो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? दोनों में मिलता है हमें। सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 2 है, यजुर्वेद जो है वो गद्य व पद्य दोनों में है। और सामान्यतः ऐसी भाषा को हिंदी साहित्य में हम क्या कहते हैं? चंपू के नाम से जानते हैं। चंपू काव्य होते हैं इसमें गद्य पद्य दोनों हैं। अर्धव्यू का जो अर्थ है वो क्या होता है दोस्तों? धार्मिक स्नानागार, पुरोहितों का निवास स्थान, यज्ञ के अवसर पर ऋचा का पाठ करने वाला पुरोहित या अध्यापन करवाने वाले का निवास स्थान। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3, यज्ञ के अवसर पर ऋचा का पाठ करवाने वाला पुरोहित। ऋग्वेद के देवताओं में किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे दोस्तों? कौन से ऐसे देवता हैं जिसका रथ जो है वो बकरे खींचते थे? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 4, पूषण। कौन से देवता थे? पूषण थे। अगला हमारा प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, अग्नि, प्रजापति, रुद्र। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में नहीं है? सही नहीं है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, रजस्वला होने के पहले उनका विवाह हो जाया करता था दोस्तों। सही आंसर दोस्तों नंबर 2 है, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। ये बात गलत है, बाकी सारी सही है। अंतिम प्रश्न है, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व हुआ करता था? प्रकृति पूजा, वर्ण प्रथा, पैतृक परिवार या फिर उपयुक्त सभी? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4, उक्त सभी। वैदिक समाज में इन सभी का अस्तित्व मौजूद था।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ यहाँ सीखा होगा दोस्तों। अगला जो हमारा टेस्ट होगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर आधारित होगा, यानी आपको दोनों ये जो टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक रहा होगा। सच में था तो वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।